हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का मैराथन। क्लास 9 से आपके जितने भी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं साइंस में ना, वो सारे प्रश्न आपको आज एक ही वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। एक ही वीडियो में आपको सारे के सारे लगभग 90% प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना लेट के हुए। अगर 9th के विद्यार्थी हैं तो चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड को चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रहे, समय कम है, बार-बार रिवीजन कीजिए, बार-बार तैयारी कीजिए, आपकी सारी समस्याएँ धीरे-धीरे समाधान हो जाएगी। चलिए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्य तथा ऊर्जा से। पहला क्वेश्चन है, बल एवं विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, कार्य कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य, क्योंकि एफ फोर्स और विस्थापन एस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू कार्य मिल जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्न में से कौन सही है? तो कार्य क्या होता है, बल और विस्थापन का गुणनफल होता है, हमको तो पता ही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है, क्या है भाई? तो ये अदिश राशि है। आप जब 11th क्लास में जाइएगा तो आपको सदिशों का अदिश और सदिशों का सदिश गुणनफल मिलेगा। तो ये जो कार्य है ना, ये सदिशों का अदिश गुणनफल है। तो ये अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य और ऊर्जा दोनों का ही एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? तो विस्थापन हो ही नहीं रहा है, तो एस का मान 0, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस में एफ एस का मान यदि 0 पुट कर देते हैं तो टोटल इक्वेशन 0 आ जाता है, यानी कि 0 जूल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जूल मात्रक है, तो जूल किसका मात्रक है भाई? कार्य और ऊर्जा दोनों का, मैंने अभी आपको बताया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एच ऊंचाई पर स्थित एन द्रव्यमान वाली वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है, तो क्या होती है? एच ऊंचाई पर यदि एन द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो mgh इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा जो है इसका व्यंजक लिखना है तो आपको पता ही होना चाहिए, गतिज ऊर्जा का व्यंजक हाफ एम बी स्क्वायर होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं भाई? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और दर को शक्ति कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में विस्थापन 2 मीटर होता है, तो कार्य क्या होगा? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 और 2 को, तो क्या हो जाएगा 10, यानी कि 10 जूल। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? ऊर्जा है। तो ऊर्जा मैंने अभी आपको बताया कार्य करने की क्षमता है और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बहती हवा में कौन सी ऊर्जा है? हवा गति कर रही है, बह रही है, तो और गति करने से गतिज ऊर्जा। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, करते चलिएगा, सारे प्रश्न को कवर करना होगा। नेक्स्ट कहता है कि धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा होती है? भाई तनित है ना डोरी, अभी तक तो छूटी नहीं है ना, तो स्टॉक है ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, बहता हुआ पानी में कौन सी ऊर्जा है? बहता हुआ पानी गति कर रहा है, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कमानी दर घड़ी में संचित ऊर्जा। कमानी दर घड़ी में भाई अभी तक एनर्जी स्टोर्ड करके रहा है ना, तो स्टोर्ड करके जब रखेगा तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। छत पर दौड़ता हुआ बालक में कौन सी ऊर्जा है? तो भाई यदि बालक छत पे दौड़ रहा है तो जमीन से कुछ ऊंचाई पर है, स्थितिज ऊर्जा, और रनिंग कर रहा है, इसके कारण गतिज ऊर्जा, तो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 को चलिए, पटना के गोलघर में बैठे बालक के पास कौन सी ऊर्जा है? बैठा है ना, कोई काम तो नहीं कर रहा है, पर गोलघर के पास बैठा है, तो ऊंचाई में बैठा है, इसी कारण से उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा, KWH किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट आवर होता है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में यूनिट। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा कि घर के लोग बिल को यूनिट में कहते हैं, इतना यूनिट बिल आया है, इतना यूनिट खर्चा हो रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि शक्ति का ऐसा मात्रक। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। आप याद रखिए, आपकी अगर आपके शरीर में अगर शक्ति है ना, आप किसी की भी वाट लगा सकते हैं, तो शक्ति का ऐसा मात्रक इसे याद रखना, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, वाट किस राशि का मात्रक है? तो आपको याद रखना, वाट जो है ना, वो शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, क्वेश्चन नंबर 23, जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो जूल प्रति सेकंड शक्ति का ही मात्रक है, यानी कि जूल प्रति सेकंड, और जूल किसका होता है? कार्य का डब्ल्यू, और सेकंड टी का, तो कार्य करने की दर निकल गई, और कार्य करने की दर को ही तो शक्ति कहते हैं भाई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 शक्ति हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? देखिए, द्रव्यमान एम के कण का रेखीय संवेग p, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो पहले तो आपको पता है P इक्वल्स टू एम बी, और इस वैल्यू का हाफ एम बी स्क्वायर में अगर हम लोग पुट कर दें, गतिज ऊर्जा हम पुट कर दें, तो हम लोग को क्या मिलेगा? P स्क्वायर बाई 2m, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अब वेग आधा करेंगे ना, तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है। हाफ एम बी स्क्वायर और v स्क्वायर की जगह हम v/2 का स्क्वायर अगर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा आंसर? तो 1/2 m v स्क्वायर और बाई का 4, यानी कि 1/4 हो गया।
एक चौथाई हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक चौथाई, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का ध्यान दीजिए। 26 कहता है कि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गति जो है क्या होती है। इसमें एक चौथाई हो रहा था, इसमें क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दीजिए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो भाई द्रव्यमान दुगुना करें तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बिल्कुल दुगनी हो जाएगी, एम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहता है। क्वेश्चन 28 कहता है कि किलोवाट घंटा बराबर है किसके 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर है। ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है एक ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक मैंने अभी आपको बताया जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो भाई संवेग तिगुना कर दी तो गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी, क्योंकि संवेग हाफ एम भी स्क्वायर होता है ना, तो भी स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 गुना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है दो पिंड भी तथा 3 भी वेग से गतिशील है तो इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा। बिल्कुल 1:9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। हाफ एम भी स्क्वायर होता है ना, और हाफ एम भी स्क्वायर होता है, यहाँ भी डैस्ट हो जाएगा, भी डैस्ट का स्क्वायर, तो एम कट गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 भी का स्क्वायर, तो एक 1 हो जाएगा और 3 भी का 9 हो जाएगा, तो 1/9 यानी कि 1:9, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है किसी वस्तु पर 7 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 8 मीटर विस्थापित हो रही है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो 7 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में 8 न्यूटन विस्थापित भी हो रही है, 8 मीटर विस्थापित हो रही है, तो 7 को 8 से गुणा कीजिए ना भाई, क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 56 न्यूटन 56 जूल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 33 कहता है कि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो इसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा 120 जूल। पहले आपको क्या कर लेना है, इसमें एक्सीलरेशन निकाल लेना, और एक्सीलरेशन में निकाल के फिर गतिज ऊर्जा का व्यंजक पुट कर देना, तो आपको सही आंसर आ जाएगा 120 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 कहता है कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो 6 मीटर तक ऊंचाई है, mgh का फॉर्मूला लगाइए, 588 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। 50 केजी की वस्तु को 10 मीटर उठाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य इक्वल टू क्या होता है, कार्य इक्वल्स टू क्या होता है, W इक्वल्स टू एफ एस, ठीक है, और एफ एस यहाँ से एफ का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है, और एस का मान पुट कर दिएगा, 10 मीटर दिया गया है, आप निकाल लीजिएगा, तो सही आंसर आ जाएगा 4900, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्वनि। ध्वनि के रिगार्डिंग जितने सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं लगातार, तो आप ध्यान से सारे प्रश्नों का कवर कीजिए, सारे प्रश्नों का सही आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट कहता है ध्वनि तरंगे है, तो आपको पता होना चाहिए धनु अरुदैर्घ्य तरंगे और प्रकाश क्या है अनुप्रस्थ तरंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सितार का खींचने में तार में उत्पन्न तरंग है, तो किस तार का तार जब खींचते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होता है, ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा हर्ट्ज इसका ऐसा मात्रक है, HZ से इसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एकांक समय में पूर्ण होने वाले दोलन की कुल संख्या को कहते हैं, तो एकांक समय दोलन की कुल संख्या को क्या कहा जाता है, तो आयाम कहा जाता है, आयाम उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक लिखिए, तो तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, क्योंकि इसकी लंबाई मापते हैं, तो लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किसी तरंग के तरंग वेग भी तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा आवृत्ति एन के बीच क्या संबंध है, तो भी इक्वल टू क्या होता है एन लैम्डा, ये तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है किसी तरंग के तरंग वेग भी तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा आवर्तकाल टी में क्या संबंध है, तो भी इक्वल टू होता है लैम्डा बाई टी, ये भी आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तरंग के आवर्तकाल टी तथा आवृत्ति एफ में क्या संबंध है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि आवर्तकाल जो है आवृत्ति का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, F इक्वल्स टू 1/t। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखिएगा अनुदैर्घ्य तरंग में एक संपीड़न एवं बाद वाले विरल के बीच की दूरी क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, पाई लैम्डा बाई 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है, तो आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल क्या हो जाएगा, बिल्कुल 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के इन्वर्सली इक्वल होता है ना, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, आपको सारे प्रश्न कवर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा ध्यान से, 11 क्या कहता है निम्न में से किसी ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, तो गिटार का जो है ना तारत्व अधिक होता है, इन चारों ऑप्शन में से गिटार का तारत्व सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि कान को सबसे ज़्यादा लगेगा गिटार का स्ट्रिंग का आवाज़। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि तरंग का कौन सा गुण प्रबलता को निर्धारित करता है, तो आयाम जो है इसकी प्रबलता को निर्धारित करता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कहता है कि तरंग का कौन सा गुण तारत्व को निर्धारित करता है, तो आवृत्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 कहता है कि एकल आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं, तो एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, टोन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा ध्यान दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अपरिध्वनि को क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रतिध्वनि सुनने
के लिए ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 17.2 मीटर होना चाहिए। मैंने आपको एक फ़ॉर्मूला निकाल कर दिखाया था इसके रिगार्डिंग, ठीक है? चाल का एक संबंध स्थापित किया था, आपको क्लास का अगर याद है वो सीन तो। तो इसमें 17.2 इसका सही आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 17 कहता है कि 2 ध्वनि को स्पष्ट सुने जाने के लिए आवश्यक है कि उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितना है? कम से कम 0.1 सेकंड, इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है? इतना समय का अंतर हो तभी वो सुनाई देगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्य ध्वनि क्या है? तो ये क्या होगा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है? ये हर्ट्ज महोदय ने दिया था, इसलिए हर्ट्ज से भी इसको मापते हैं। प्रश्न 19 कहता है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से यदि ज़्यादा हो तो उसको पराध्वनि कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहेंगे? तो अवश्रव्य ध्वनि कहेंगे। तो पराश्रव्य क्या होता है? 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, अवश्रव्य क्या है? 20 हर्ट्ज से कम, पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, और अश्रव्य जो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ध्वनि संचरित हो सकती है, तो क्या ऐसा आंसर होगा? ठोस, द्रव और गैस तीनों में ध्वनि का संचरण हो सकता है। ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद गैस में, उसके बाद सबसे कम जो होता है गैस में होता है, पहले ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो आपको पता होना चाहिए, लोहा जो है ना, यानी कि ठोस जो है, ठोस में ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि ध्वनि तरंग का वेग किससे में सबसे अधिक होता है? तो आपको पता होना चाहिए, ठोस में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि वायु में ध्वनि तरंग की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि तरंग की चाल आर्द्रता में वृद्धि के साथ क्या होती है? बढ़ती रहती है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है, तो 332 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होता है? निर्वात में ध्वनि का वेग आपको पता होना चाहिए, 0 होता है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए अक्सर किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि ध्वनि का वेग किसमें सबसे कम होता है? तो आपको पता, मैंने अभी बताया कि गैस में ध्वनि का वेग जो है वो सबसे कम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है? तो आर्द्रता के साथ भी ध्वनि का प्रोपोर्शनल रिलेशन है, यानी कि आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। 30 कहता है रडार किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि रडार जो है वो पराश्रव्य ध्वनि के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए अब हम लोग केमिस्ट्री को स्विच करते हैं। केमिस्ट्री में क्या कहता है? पहला है परमाणु और अणु। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको पता होना चाहिए, अंतवा एन लेवेजियर एवं प्राउस्ट ने मिलकर, इन तीनों ने मिलकर जो है स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रतिपादित किया था किसने? तो इन्होंने ही किया था, अंतवा, एल लेवजियर और प्राउस्ट, तीनों ने मिलकर द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रतिपादित किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है? तो आपको पता होना चाहिए, लोहा का लैटिन नाम फेरम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किस तत्व का लैटिन नाम नेट्रियम है? तो आपको पता होना चाहिए, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है। और पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है? कलियम होता है। कॉपर का क्यूप्रस होता है, और आयरन का, लोहा का क्या होता है? फेरस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किस तत्व का लैटिन नाम कैलियम है? तो कलियम आपको किसका है? अभी मैंने आपको बताया कि पोटेशियम का जो है वो जो तत्व का लैटिन नाम जो है वो कलियम है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो आपको पता है नैनोमीटर 10⁻⁹ और 10⁻⁶ हो जाता तो वो माइक्रो हो जाता, जैसे म्यू से डिनोट करते, पर यहाँ नैनो पूछा है तो इसका सही आंसर है 10⁻⁹, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम से प्रदर्शित करता है? तो ये कौन सा नियम है? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है क्या? कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा, इसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है? तो स्थिर अनुपात का नियम। जब तक कोई यौगिक में किसी स्थिर अनुपात में 2 द्रव्य नहीं मिलेगा, ये 2 जो है तत्व नहीं मिलेंगे, तब तक यौगिक का निर्माण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन-सा बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं और ना ही उसका विनाश होता है। परमाणु का ना ही निर्माण किया जा सकता, ना ही विनाश। नेक्स्ट कहता है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यू है, इसका अर्थ क्या है? तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान अगर 16 यूनिट है तो इसका सही अर्थ होता है कि ऑक्सीजन एक परमाणु
ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से 16 गुना भारी है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में 11 कहता है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है। तो आपको पता ही होना चाहिए 1:8 होता है, क्योंकि जल का 1 और ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा। तो दोनों का अनुपात लिख देंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इसे ध्यान दीजिएगा। 13 कहता है कि कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का भार ज़्यादा होता है, यानी कि 5 और अनुपात 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 सही आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमोनिया के एक गुण में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के भार का अनुपात होता है। और अमोनिया के एक अणु है ना, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 14:3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, CO2 के एक अणु में कार्बन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है। तो CO2 है ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात क्या, CO2। सही आंसर है C का 3 और O2 का 8। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापा जाता है। तो उसका नैनोमीटर, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर होता है 10⁹ मीटर। 17 नंबर कहता है कि परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान को जो है ना, वो यूनिट में मापते हैं, यू इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी पदार्थ के सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं क्या कहलाते हैं। तो सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं उसको अणु कहते हैं। नेक्स्ट, सभी द्रव्यों की रचनात्मक कार्य इकाई क्या होती है। तो सभी द्रव्यों की जो रचनात्मक इकाई है, सही हो जाएगा इसका आंसर परमाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किसी भी यौगिक का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित कर सकता है, क्या कहलाता है। तो अणु कहलाता है। बिल्कुल अणु इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। तो मुक्त परमाणु के रूप में ओनली आर्गन पाया जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। निम्न में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक होता है। तो बहुपरमाणु क्या होता है, सल्फर होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्न में से कौन सा तत्व द्विपरमाणु होता है। तो ऑक्सीजन द्विपरमाणु होता है। निम्न में से कौन सा यौगिक चतुष्परमाणु का था। चतुष्परमाणु कौन होता है, NH3 अमोनिया होता है। N के साथ H3 इस तरह से झुका रहता है, तो इसलिए ये चतुष्परमाणु होता है। क्वेश्चन 25 क्या आता है कि निम्न में से कौन सा तत्व द्विपरमाणु नहीं है। तो द्विपरमाणु कौन सा नहीं है, तो हीलियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र आपको पता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि जल का रासायनिक सूत्र, ये तो आपको पता ही होगा, लॉलीपॉप क्वेश्चन। H2O इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी H2O होगा ना कि HO2, H2O ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 सल्फर का आणविक सूत्र क्या है। तो सल्फर 16, यानी कि इसका आणविक सूत्र हो जाएगा S3। अब इसको शायद हो सकता है चेंज किया है, पर सल्फर का आणविक सूत्र जो है वो S3 होता है, इसे ध्यान में रखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHO3 बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, अमोनिया सल्फेट का NH4CO4 SO4 NH4SO4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, MgCl2 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र है। हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या सूत्र है भाई, तो आपको याद रखना चाहिए, इसका सही सूत्र है HCl। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र, सोडियम ऑक्साइड का क्या सूत्र है, Na2O होता है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या है। तो सोडियम सल्फाइड का जो सूत्र है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि N2S जो है वो सोडियम सल्फाइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है, तो आपको पता होना चाहिए Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जल में उपस्थित तत्वों के नाम हैं। जल में कौन कौन सा तत्व उपस्थित है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों का मिक्स रूप है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मिक्स रूप है, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट, बुझा हुआ चूना में उपस्थित तत्व का नाम क्या है। बुझा हुआ चूना में उपस्थित तत्व का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि निम्न में सोडियम तत्व का प्रतीक कौन सा है। तो सोडियम को हम लोग Na से डिनोट करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है क्वेश्चन नंबर 47 कि H2O
का मोलर द्रव्यमान क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा 18 ग्राम। आप लोग जब इसको जोड़िएगा 2 ठो H है, 2 ठो H है और 1 ठो O है, तो 2 H का 2 और 1 ठो का 16, 16 और 2 क्या हो जाएगा 18, 18 U इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मोलर द्रव्यमान 18 U है, ये 18 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान क्या है, तो HNO3 का जो आणविक द्रव्यमान है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। NaCl का सूत्र क्या होता है, NaCl का सूत्र जो होता है वो 58.5 यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 50 कहते हैं कि H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान है, H2S अणु में जो है वो 3 परमाणु विद्यमान है, इसे आपको ध्यान में रखना है। H3-P4 आयन में कितने परमाणु विद्यमान है, तो इसमें आपका जाकर 5 परमाणु जो है वो विद्यमान है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 140, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 7 होता है, द्रव्यमान हो जाएगी और इसको गुना कर देंगे तो 140 आ जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, देखिए 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का 14 ग्राम होता है, 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा। नेक्स्ट 0.622 6.02 10 to the power 23 कणों को कणों के समूह को क्या कहते हैं, इन सारे कणों के समूह को मोल कहा जाता है। 1.6 ग्राम H2 में अणुओं की संख्या क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 25, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कैल्शियम के एक मोल में कितने होते हैं, तो इसका सही आंसर 6.022 into 10 to the power 23 परमाणु, इसे एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। पोटेशियम के 1 मोल में होते हैं, पोटेशियम के 1 मोल में होते हैं 6.02 10 to the power 23। एवोगाड्रो संख्या का नाम क्या है, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23, इसका सही आंसर हो जाएगा 23 होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि 1 मोल बराबर, तो 1 मोल किसके बराबर, तो सही आंसर हो जाएगा 6.022 and 10 to the power 23 कण के ये बराबर है, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की 1 ग्राम अधिक द्रव्यमान में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 6.022 into 10 to the power 23। ऑक्सीजन की परमाणु क्या है, ऑक्सीजन की परमाणु जो है वो 2 है, परमाणु द्रव्यमान बोलता है तो 16 लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 64 जल की परमाणुकता कितनी है, तो जल की परमाणुकता 3 है, इसे आप ध्यान रखिएगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है, तो 5 जो है वो सही हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर 1 मोल NH3 में कितने अणु होते हैं, 1 मोल अमोनिया में जो है ना वो इसके एवोगाड्रो नंबर के बराबर ही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाना, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, 2 नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 67 कि 5.85 ग्राम NaCl बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो 1/10 मोल के बराबर होता है। नेक्स्ट 8 ग्राम CH4 में कितने मोल होते हैं, तो 8 ग्राम CH4 में ऑप्शन 0.5 मोल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन गैस किस रूप में उपस्थित होती है, तो प्रकृति में अणु के रूप में उपस्थित होती है, वायु के रूप में उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि प्रकृति में उत्कृष्ट गैसों में किस रूप में उपस्थित है, तो प्रकृति में उत्कृष्ट गैस जो है वो परमाणु के रूप में उपस्थित है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं परमाणु की संरचना की ओर। कहते हैं कि कैथोड से निकलने वाले कण आवेशित कणों को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है कि कैथोड किरणें प्रवाह है किसका, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, इसका सही आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कैनाल किरण किसका पुंज है, तो कैनाल किरणें जो है वो प्रोटॉन का पुंज है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि परमाणु का नाभिक होता है, तो आपको याद रखना है परमाणु का नाभिक सदैव धनावेशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है कि परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी, तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज E. गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। और अगर कहें कि नाभिक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, तो अभी मैंने आपको बताया कि J.J. थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था, तो मैंने अभी आपको बताया प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया था। नेक्स्ट मैंने आपको अभी पूछा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए कि जेम्स चैडविक यानी कि J. चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है,
आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 जानने से पहले मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए आधुनिक आवर्त सारणी ना वो नील्स बोर के दिया गया था। इसने क्या बताया कि परमाणु दीर्घ वृत्ताकार कक्षों में घूमता है, जिसे K, L, M, N ऐसे करके डिनोट करते हैं, ठीक है? और प्रत्येक कक्ष में जो परमाणु उपस्थित होता है उसे 2n² फॉर्मूला से डिनोट करते हैं। यानी कि पहले में n का मान 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि K में कितना रहेगा? K में रहेगा 2, L में कितना रहेगा 8, M में कितना रहेगा तो 18 और N में कितना रहेगा? N में कितना रहेगा तो 32। इस तरह से प्रत्येक कक्षा में जो परमाणु है ना, वो अलग-अलग इलेक्ट्रॉन रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु के में कौन-सा कण नहीं होता है? तो हाइड्रोजन परमाणु आपको ध्यान रखना है, कौन-सा कण नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन परमाणु में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, न्यूट्रॉन जो है उसमें द्रव्यमान होता है पर आवेश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो परमाणु केंद्र के लिए रदरफोर्ड ने अल्फा कण जो है वो प्रहार किया था एक गोल्ड प्लेट पर, आपको ध्यान में होगा वो चीज़। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कौन सा कण उपस्थित होता है? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों ओर जो सर्कल होता है यानी कि ऑर्बिट होता है या सेल कहते हैं उसको, उसमें इलेक्ट्रॉन लगातार गति करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि K कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो K कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कहता है परमाणु के दूसरे कोष L में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो L में कितना हो सकता है? 2, 8 मैंने आपको फॉर्मूला से बताया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि परमाणु के तीसरे कोष M में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो 2, 8, 18 और चौथा कोष जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको, तो चौथा कोष में कितना रह सकता है? तो 32 हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, क्या होती है? तो भाई 2n² फॉर्मूला से ये इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या दी जाती है। और किसने दिया था ये फॉर्मूला? तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये नील्स बोर ने दिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 कहता है हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता है बिल्कुल 1 है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है? तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, एल्यूमिनियम का कितना है? तो एल्यूमिनियम का 3 है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, फ्लोरीन की संयोजकता कितनी है? तो फ्लोरीन की संयोजकता 1 है। किसी तत्व का परमाणु संख्या 16 है, इसकी संयोजकता कितनी है? परमाणु संख्या 16 है, तो कौन सा है? सल्फर। सल्फर का 16 होता है, सल्फर की संयोजकता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 2, 8, 10 और 10 और 6, 16, ठीक है? तो अगर आप संयोजकता निकालिएगा तो 8 से 6 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है सोडियम के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सोडियम के बाहरी कक्ष में 8 होते हैं, आपको पता होना चाहिए 8, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। 11 को अगर हम K, L, M और N में बाँटें तो क्या हो जाएगा? इसमें 2 रहेगा, इसमें 8 रहेगा, इसमें 1 रहेगा, ये तो खाली चल जाएगा। तो बाह्य कक्ष M हो गया, M में कितना है? तो 1, ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा इसका? सोडियम का 1, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि Be बेरिलियम परमाणु में द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल 2 होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कहता है N परमाणु के द्वितीय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो N परमाणु है ना 7 होता है, तो 2 और 5, तो लास्ट में कितना है? 5, 5, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है Cl की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो Cl का जो है ना Cl माइनस है, यहाँ पे Cl आयन है, तो Cl आयन में कितना होता है? 2, 8, 8 होता है, तो लास्ट में क्या है? 8 है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, Na+ आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो Na+ में भाई याद रखना है आपको कि 8 होता है। Na+ इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? Na+ है ना, तो 2, 8, 8 क्योंकि पूरा भर चुका है, तो 2, 8 1 नहीं होगा, 2, 8 होगा क्योंकि 1 तो खाली करके ये धनायन बनाया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कहता है Cl- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो Cl- का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? Cl- में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो Cl- है ना, तो 18 हो जाएगा, तो 2, 8, 8 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है सोडियम के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? तो सोडियम का 2, 8 है, ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है, तो 2 और 6 8 होता है, आपको ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 2 और 6 8। क्वेश्चन 32 देखिएगा, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? तो 17 होता है, तो 2, 8, 7 17 हो जाएगा। मैग्नीशियम का कौन सा हो जाएगा? तो मैग्नीशियम आपको पता होना चाहिए, मैग्नीशियम 12 होता है, तो 2, 8, 2 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कार्बन का सही, तो कार्बन का 6 होता है, कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा हो जाएगा? तो 2 और 4 6 होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका 3 सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं कि बोरोन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? तो बोरोन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2, 3, 5 होता है बोरोन का एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की ओर चलते हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 है, यानी कि 8, 2, 10, 3, 13, तो कौन सा तत्व है? तो 13 किसका होता है भाई? 13 आपको पता होना चाहिए कि
13 किसका होता है? तो 13 आपको पता होना चाहिए कि 13 होता है एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। यहाँ सोडियम बाई मिस्टेक है, एल्यूमिनियम आप आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 37 की ओर। क्वेश्चन 37 कहता है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 है, तो 8 2 10 और 1 11 है, तो 11 किसका होता है? तो 11 भाई सोडियम का होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। C612 जो है कि कार्बन की संख्या कितनी है? तो भाई 12 है। यहाँ पे देखिए द्रव्यमान संख्या निकालना, सॉरी द्रव्यमान संख्या 12 ही है, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होता है, नीचे परमाणु संख्या। तो नाइट्रोजन N714 में परमाणु संख्या कितना है? तो नीचे परमाणु संख्या को दिखाती है, यानी कि 7 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 40 कहता है कि Na1123 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो भाई ऊपर में ये आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों मिलाकर ये तो परमाणु संख्या है, ये तो द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 12 होती है, क्योंकि 11 तो यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर टोटल 23 है, तो कितना जोड़ेंगे? तो 23 हो जाएगा, तो 12 जोड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। नाभिक SR 3888 में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? तो 38 माइनस कर दिए 88 से, तो सही आंसर हो जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलिए। 42 कहता है कि सोडियम जो है Na 11 23 में द्रव्यमान संख्या कितना है? तो दोनों को जोड़िए, 11 और 12 को जोड़ दीजिए, तो 23 हो जाएगा ऑप्शन नंबर, या फिर ऊपर डायरेक्ट द्रव्यमान संख्या आप देख सकते हैं। नाभिक 13 में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो भाई यहाँ 6 है, क्या जोड़ेंगे? तो 13 हो जाएगा, तो 7 जोड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। Cl 1735 का परमाणु संख्या कितना है? तो परमाणु संख्या कितना होता है? नीचे होता है परमाणु संख्या, यानी कि 17 नीचे है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। Br 7935 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है ना, तो ऊपर से नीचे को माइनस कीजिए, 35 माइनस करें 79 से, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 144। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 46 कहता है कि O816 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल न्यूट्रॉन की संख्या 8 है, क्योंकि 8 और 8 मिला के 16 होता है। नीचे परमाणु संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या दी है, और ऊपर द्रव्यमान संख्या, और जब द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमको क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है देखिएगा। 47 कहता है किसी तत्व में परमाणु की संख्या 6 न्यूट्रॉन एवं 7 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो 6 और 7 ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी 6 और 6 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 48 कहता है किसी तत्व के परमाणु में 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 14 हो जाएगा। ठीक है, 13 प्रोटॉन है ना, और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को परमाणु द्रव्यमान में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन कहता है कि भाई कौन सा तत्व का परमाणु में 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 11 12 23 हो जाएगा भाई, इसका सही आंसर 23, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर लगाया गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 18 और 17 को जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है देखिए। किसी तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी, तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 39 होगी, इसको आपको ध्यान रखना, तत्व की द्रव्यमान संख्या 39 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। किसी तत्व का परमाणु संख्या A तथा परमाणु द्रव्यमान Z है, तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो मैंने अभी आपको बताया कि A से Z को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो Z से A को माइनस कर देंगे, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और प्रोटॉन की संख्या 8 है, परमाणु संख्या क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, प्रोटॉन की संख्या 8, परमाणु संख्या भी 8 हो जाएगी। क्वेश्चन 54 कहता है कि अक्रिय उत्कृष्ट गैस कौन सा है? तो बिल्कुल उत्कृष्ट गैस हीलियम होता है, हीलियम का प्रयोग गुब्बारे में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अक्रिय है? तो अक्रिय कौन सा है? तो नियॉन अक्रिय, बाकी तीनों सक्रिय है। नेक्स्ट 56 अक्रिय नहीं है, कौन सा नहीं है? तो लिथियम नहीं है, बाकी आर्गन, नियॉन और हीलियम तीनों जो है वो सक्रिय है, बल्कि लिथियम अक्रिय है। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। अक्रिय गैस किस परमाणु में पाए जाते हैं? अक्रिय गैस किस रूप में पाए जाते हैं? तो परमाणु के रूप में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 कहता है हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है, और उसके नाभिक में 2 यानी प्रोटॉन है, उसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि 4 2 और 2 मिलाकर बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 59 क्या कहता है कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी? तो सही आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है किसी
यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तो परमाणु की संख्या क्या है? तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 61 कहता है देखिए कि एक तत्व की के समस्थानिक होते हैं, तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन की संख्या उनमें अलग-अलग होती है। तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग-अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या आता है? कहता है कि एक तत्व के समभारिक होते हैं, तो समभारिक में प्रोटॉन की संख्या जो होगी वो अलग-अलग होगी। बाकी परमाणु संख्या समान होगा, भौतिक गुण भी समान होगा, रासायनिक गुण भिन्न रासायनिक गुण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के नंबर 63 की ओर चलते हैं। 63 कहता है C612 तथा C614 क्या है? तो ये दोनों देखिएगा इनकी क्या है? परमाणु संख्या समान है पर द्रव्यमान संख्या अलग है, तो इसे क्या कहेंगे? समस्थानिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं कि C614 और 714 क्या है? तो ये यहाँ पे देखिएगा द्रव्यमान समान है पर नीचे परमाणु संख्या अलग है, तो इसे समभारिक कहेंगे, भार समान हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। कैंसर के उपचार के लिए किसके समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। घेंघा रोग के इलाज के लिए समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो किसके? आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो परमाणु संख्या समान माने समस्थानिक, द्रव्यमान संख्या समान मतलब समभारिक होता है। इसे ध्यान में रखें। मैराथन चल रहा है और आपको पता होगा कि थोड़ा-सा फ़ास्ट बोलना पड़ता है, थोड़ा गला भी सूख जाता है बीच-बीच में, कोई बात नहीं है। आप लोग का सपोर्ट रहा तो वीडियो लगातार जारी रहेगा। अब चलते हैं जीव विज्ञान की ओर। जीव विज्ञान में पहला क्वेश्चन देखिएगा, वर्गीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवों में विविधता और क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो आपको पता होना चाहिए ये स्पीशीज़ होता है। जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया? तो पहले आर.वी.टेकर ने पहली बार जीवों को 5 जगत में 5 किंगडम किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो आर.वी.टेकर ने दिया था। आपको याद रखना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो आर.वी.टेकर का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु जगत को कोशिकाओं के विकास के आधार पर कितने भागों में बाँटा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए तो जंतु जगत को कोशिकाओं के विकास के आधार पर प्रोटोज़ोआ और मोटोज़ोआ यानी कि मेटाज़ोआ में बाँटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो कार्लस लिनियस। आपको पता है कैरोलस लिनियस जो है वे द्विनाम पद्धति के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिए, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव को आप किस जगत में रखेंगे? तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव को प्रोटिस्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जंतु जगत का सबसे विकसित समूह कौन-सा है? तो मत्स्य वर्ग। आपको पता होना चाहिए मनुष्य भी ना ये मछली से ही डेवलप करके आया है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न में से कौन पॉन्ड सिल्क कहते हैं? तो पॉन्ड सिल्क किसको कहते हैं? तो स्पाइरोगायरा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र को क्या कहते हैं? तो एनेलिडा में नेफ्रिडिया पाया जाता है, याद रखिएगा। उत्सर्जन तंत्र क्या है? नेफ्रिडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि स्पाइरोगायरा है, तो स्पाइरोगायरा क्या है भाई? तो स्पाइरोगायरा एक थैलोफाइट है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि फ्यूनेरिया क्या है? तो फ्यूनेरिया है क्या है? एक ब्रायोफाइटा है फ्यूनेरिया, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि फर्न है। फर्न क्या है? तो आपको याद रखना है फर्न एक टेरिडोफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न में से किस पौधे में राइजोइड नहीं पाया जाता है? तो राइजोइड किसमें नहीं पाया जाता? पाइन्स में नहीं पाया जाता। बाकी मॉस में एगेरिक्स में पाया जाता है और साथ में म्यूकर में भी पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बुकलंग पाया जाता है, तो बुकलंग किसमें पाया जाता है? बिच्छू में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इनमें कौन पुष्पीय पौधे हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म जो होता है वो पुष्पीय पौधा होता है। क्वेश्चन 15 देखिएगा, द्विबीजपत्री पौधा है, तो द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? गुलहड़ है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सरलतम पौधे को किस वर्ग में रखा गया है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि सरलतम पौधा थैलोफाइटा होता है। क्वेश्चन 17 कहता है एक बीजपत्री पौधा कौन सा है? तो धान है, बिल्कुल। एक कोशिकीय जंतु कौन सा है? तो अमीबा है, एक कोशिकीय जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि स्पंज किस फाइलम से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए स्पर्म जो है वो पेरिफेरा से संबंधित है। क्वेश्चन 20 कहता है कि पक्षियों और मेंढक के रक्त की प्रकृति होती है तो क्या होती है? असमान होती है, कभी समान नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा जो है वो प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है किसी जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, तो ज्वाला कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो टैप वर्म को ज्वाला कोशिकाएं कहती है। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं? तो 3 नंबर कछुआ हो जाएगा, इसमें विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किस जंतु में विषैले उपांग पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बिच्छू। बिच्छू में विषैले उपांग पाए जाते हैं, काटेगा ना तो सोच लीजिए क्या करता है फिर। क्वेश्चन नंबर
25 कहता है केचुआ किस फाइलम से संबंधित है, तो केचुआ एनिलिडा फाइलम से संबंधित। क्वेश्चन 26 देखिएगा शैवाल किस फाइलम से संबंधित है, तो शैवाल थेरोफाइटा से संबंधित है। क्वेश्चन 27 कहता है तिलचटा किस फाइलम से संबंधित है, तो तिलचटा जो है वो आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कहता है किन मछलियों को गिल पर अपर कुलम नहीं पाया जाता, तो अपर कुलम किन में नहीं पाया जाता, तो याद रखिएगा कार्टिलेज मछलियों में नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सी मछली नहीं है, तो याद रखना जेलीफिश जो है वो मछली नहीं है, स्टार फिश जो है वो भी शायद मछली नहीं होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं कौन सी मछली नहीं है, तो आपको जेलीफिश पता होगा। मेंढक उभयचर है, जल में और थल में दोनों में चल सकता है। क्वेश्चन 31 कहता है कि मेंढक के हृदय में कितनी कक्ष होते हैं, तो मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 32 कहता है कि भारतीय मेंढक का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राना टिग्रिना जो है वो भारतीय मेंढक का जीव नाम है, यानी कि वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि मेंढक है, मेंढक क्या है, शीत रक्त पशु है, शीत रक्त जीव है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है मेंढक किस समूह से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि एम्फीबिया से संबंधित होता है। निम्न में से कौन शीत रक्त प्राणी है, तो आपको पता होना चाहिए मेंढक जो है वो शीत रक्त प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि हाइड्रा है, हाइड्रा क्या है, तो एक सिलेंट्रेटा है हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि पक्षी है, तो पक्षी क्या है, एक उच्च रक्त प्राणी है, यानी कि उष्ण रक्त प्राणी है पक्षी। क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान दीजिएगा, 38 कहता है कि पक्षी के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इकीडना किस समूह का जीव है, तो इकीडना स्तनपायी होता है। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है, तो अब अमीबा का प्रचलन अंग जो है वो कूटपाद है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, निम्न में कौन अंडे देता है, तो आपको पता होना चाहिए प्लास्टिक, निम्न में से कौन अंडे देता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि प्लास्टिक जो है वो अंडे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि किस जंतु में गिल पाए जाते हैं, तो मछली में भाई गिल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हम बीमार क्यों होते हैं, से कि एक तीव्र यानी कि प्रचंड रोग है, तो खांसी जुकाम जो है एक तीव्र प्रचंड रोग है, पास वाले से जल्दी संक्रमित हो जाता है आपको। एक दीर्घकालिक रोग कौन सा है, तो एक्जिमा यानी कि खुजली की जो बीमारी होती है ये दीर्घकालीन रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक संक्रामक रोग है, तो आपको पता होना चाहिए हैजा जो है वो एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट कहता है कि एक विश्वव्यापी बीमारी है, तो एड्स एक विश्वव्यापी बीमारी है। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा मच्छर जो है वो मलेरिया रोग का वाहक है। आगे चलते हैं, मलेरिया का कारक जीव है, तो मलेरिया का कारक जीव कौन सा है, प्लाज्मोडियम, एकल जीवी प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, पेचिस का रोग वाहक जीव क्या है, तो पेचिस का रोग वाहक जीव जो है वो प्रजीव है। पेचिस का कारक जीव कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंट अमीबा इसका कारक जीव है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है, तो एनीमिया नामक बीमारी जो है वो आयरन की कमी से होता है। किस पोषक तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से आपको पता होना चाहिए कि स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। 12 कहता है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी होता है। एंथ्रेक्स नामक रोग किस प्रकार के रोग कारक के कारण उत्पन्न होता है, तो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, कहता है कि रोगवाहक कीट का उदाहरण है इनमें से सभी, भाई मच्छर भी, मक्खी भी, तिलचट्टा भी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एड्स होता है, तो एड्स क्या होता है, तो विषाणु से होता है एड्स, आपको ध्यान रखना है ये विषाणु से उत्पन्न होता है एड्स, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि टीका का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने टीका का आविष्कार किया था, इसे ध्यान रखना है। मियादी ज्वर किसके कारण होता है, तो मियादी ज्वर जो है वो जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर 2 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खांसी जुकाम, वायु द्वारा फैलने वाला रोग। क्वेश्चन 19 कहता है निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है, तो सही आंसर हो जाएगा हैजा जो है वो जल जनित रोग है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस जानवर के काटने से रेबीज वायरस फैलता है, तो आपको पता होना कि कुत्ता जो है ना, कुत्ता अगर आपको काटेगा तो रेबीज वायरस फैल जाएगा। क्वेश्चन 21 कहता है निम्न में से कौन सा एक विकल्प द्वारा HIV व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से प्रसारित होता है, तो मच्छर का काटना जो हो सकता है वो HIV एक दूसरे से फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निद्रा रोग उत्पन्न होता है किससे, तो ट्रिप्नोसोमा से निद्रा रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, डेंगू परजीवी का वाहक है, तो मादा एडिस मच्छर। नेक्स्ट है कि संचरणीय रोगों का मुख्य कारण क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी जो है संचरणीय रोगों का मुख्य कारण। क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था, तो सही आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन जो है वो सबसे पहला प्रतिजैविक खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है चेचक के लिए किस टीके का प्रयोग करते हैं, कि टीका किसने प्रदान किया था, तो टीका प्रदान किया था एडवर्ड जेनर ने, इसका सही आंसर है एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, रेबीज के
टीके की खोज किसने की थी? तो याद रखिए लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि एड्स किस विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऐसा HIV विषाणु द्वारा एड्स उत्पन्न। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है विषाणु के कारण होने वाली बीमारी का नाम लिखें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पोलियो। पोलियो जो है ना वो विषाणु के कारण होने वाली बीमारी। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है अल्पता बीमारी कहते हैं। अल्पता बीमारी किसको कहते हैं? बेरी को अल्पता बीमारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कहता है वायरस से होने वाला सामान्य रोग कौन सा है? तो खांसी और जुकाम जो है वो वायरस से होने वाला सामान्य रोग है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है रोगों को फैलने के माध्यम का साधन नहीं है। रोगों को फैलने के माध्यम का साधन कौन सा नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि वायु द्वारा फैल सकता है, लिंग क्रियाओं द्वारा फैल सकता है, लैंगिक क्रियाओं द्वारा या फिर जल द्वारा भी फैल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं प्राकृतिक संरक्षण से और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि प्राकृतिक संपदा है। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी प्राकृतिक संपदा यानी कि जल भी, वायु भी और मिट्टी भी, तीनों ही प्राकृतिक संपदाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा खेत जो है वो प्राकृतिक संपदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वे प्राकृतिक पदार्थ जिनके उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है तो प्राकृतिक संपदा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा ओजोन गैस पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? बिल्कुल समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है? तो आपको पता होगा 75% लगभग पानी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ध्यान से कि आयन मंडल का विस्तार कितना है? तो आपको पता होना चाहिए 80 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल का विस्तार होता है। क्षोभ मंडल का विस्तार कितना है? तो सही आंसर हो जाएगा 10 से 12 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा समताप मंडल का विस्तार कितना है? तो 16 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल का विस्तार होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को के बढ़ने का संबंध है तो समुद्र तल के उठने से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए ओजोन का सूत्र O3 होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पृथ्वी के ऊपरी उपज सतह जो चट्टान के अपक्षय से बनी है क्या कहलाती है? तो ऊपरी उपज सतह चट्टान के अपक्षय से बनी है मृदा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा अतिचारण संबंध है, मृदा अपरदन से अतिचारण संबंध है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि धूम कोहरा क्या संकेत करता है? तो धूम कोहरा का जो है ना ये वायु प्रदूषण को संकेत करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। चंद्रमा पर ताप का परास क्या है? तो चंद्रमा पर जो ताप का परास है ना -190 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो बहुत ज़्यादा परास है, आपको इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 कहता है कि पौधा है जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जैव रसायन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो आपको पता होना चाहिए 78% लगभग नाइट्रोजन ही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा ओजोन परत के ह्रास से का मुख्य कारक क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन 3 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि वैश्विक उष्मीकरण का कारण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा पौधे का पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो पौधे पर कौन सा गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो सही आंसर हो जाएगा CO2 यानी कि प्रकाश संश्लेषण तो कार्बन डाइऑक्साइड से ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए ओजोन की परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए CO2 जो है ना वो वायु प्रदूषक नहीं है। बाकी SO2 ये हो गया DDT और CO तीनों ही वायु प्रदूषक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा जो है ना वो आपको ध्यान में रखना SO2 के कारण होता है। क्वेश्चन 23 देखिएगा ओजोन परत के क्षरण के क्या कारण होते हैं? तो आप ध्यान में रखिएगा त्वचा कैंसर जो हो सकता है, ओजोन गैस बहुत खतरनाक होता है, इससे त्वचा कैंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस परमाणु के कारण संभव है? तो ऑप्शन नंबर नाइट्रोसोमोनास जो है इससे नहीं, बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये बाय मिस्टेकली कहा गया कि राइबोसोम जो है ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में काम आता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं खाद्य संसाधनों के सुधार की ओर से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक सूक्ष्म पोषक है तो क्या हो गया? जस्ता। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक वृहद पोषक है तो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल आपको धान याद रखना। खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में से कौन रबी फसल? रबी फसल कौन सा है? तो गेहूं है रबी फसल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक संश्लेषित उर्वरक का नाम लिखिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रेटस यानी कि यूरिया एक संश्लेषित उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखिएगा कंपोस्ट एवं नाइट्रोजन के प्रतिशतता हो सकता है कितना होगा? तो सही आंसर हो जाएगा 0.5%। दलहन फसलों में कौन सा प्रमुख पोषक पदार्थ प्राप्त होता है? तो दलहन फसलों में प्रोटीन प्राप्त होता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है देखिएगा, एक ही खेत में विभिन्न
फसलों के पूर्व नियोजन अनुक्रम में उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसे फसल चक्र कहते हैं, फसल को अदल-बदल के लगाना। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अंतर फसलीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कुछ ही प्रश्न बच गए हैं, इसके बाद मैराथन का एंड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है 11 देखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल है, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? तो गेहूँ पाया जाता है, ऑप्शन बाय ऑप्शन गेहूँ कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं कि एथिलीन डाइब्रोमाइड क्या है? तो ये क्या है? धूमक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, फ्लूक्लोरीन है, फ्लूक्लोरीन क्या है? तो खरपतवार नाशक है, यानी कि खरपतवार को मारने के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि फसलों के साथ उपजने वाले अवांछनीय पौधे को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर 2 खरपतवार कहते हैं। क्वेश्चन 15 कहता है कि पर्णकृमि पशुओं का किस अंग को प्रभावित करता है? पर्णकृमि पशुओं के यकृत को प्रभावित करता है। क्वेश्चन 16 कहता है कि भारत के किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन की दृष्टि कई गुना वृद्धि हो गई? तो सही आंसर हो जाएगा, हरित क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो गई थी। क्वेश्चन 17 कहता है दूध के उत्पादन से संबंधित क्रांति को कहते हैं? तो दूध का उत्पादन है श्वेत क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? या तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, इसे ध्यान रखिएगा। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? ये VBI क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखना है कि MS श्रीनिवासन हरित क्रांति के जन्मदाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन 20 कहता है हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गेहूं से संबंधित है हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि लाल सिंधी नमक नाम क्या है? तो लाल सिंधी नाम है किसका? तो गाय की प्रजाति का नाम है ये। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कि सहीवाल नाम है, सहीवाल नाम ये भी एक गाय की ही प्रजाति है, ऑप्शन नंबर 1 इसका भी सही आंसर हो जाएगा। भैंस की प्रजाति क्या है? तो मुर्राह भैंस की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 24 मुर्गी की प्रजाति क्या है? तो लेगहॉर्न जो है ये मुर्गी की प्रजाति है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो नीली जो है वो गाय की नस्ल है, भैंस की नस्ल नहीं है। बाकी मुर्हा, भेलवती, भेवाली या और सुरती, ये तीनों ही भैंस की नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मधुमक्खी की देसी नस्ल कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपिस सेरेना इंडिया। एपिस सेरेना इंडिया मधुमक्खी की देसी नस्ल है। और लास्ट क्वेश्चन है कि एपीकल्चर संबंधित है, तो किससे? तो मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर संबंधित है। तो जैसा कि आपको पता है कि मरहा मैराथन का जो सीरीज़ है वो कंप्लीट कर दिया गया है और बहुत ही मेहनत से इसको आपको करवाया गया है। आप इसे वीडियो को थोड़ा आराम से देखिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वे में करवाया है। आराम से वीडियो को पूरा देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन लगाइए। ये सारी चीज़ें आपको ऑडियो सेशन की तरह आप इसे सुन भी सकते हैं, सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। इससे 90% प्लस क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तैयार रहिएगा, तब तक के लिए गुड बाय।